Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another video. And in this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023. और कल वाली वीडियो में हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चालू किया था, आत्मरक्षा का अधिकार, और हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, शरीर के प्रति क्या एक व्यक्ति का अधिकार होता है आत्मरक्षा का, वो हमने कल कर लिया था, जो कि थे सेक्शन 34 टू सेक्शन हमने 40 कर लिया था. ठीक है, अब आज वाले वीडियो में, आज वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी. आप संपत्ति को डिफेंड करने के लिए आपके पास क्या आत्मरक्षा का अधिकार है, आज मैं वो करने वाला हूँ, जो कि सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 44 तक है. ठीक है, मतलब 41, 42, 43, 44 चार हमारे पास सेक्शंस हैं जो कि ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी हमें बताते हैं. ठीक है, अगर थोड़ा टाइम और मिल गया वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा आज अबैटमेंट के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगा. तो हम अबैटमेंट की जो डेफिनेशन होती है, जो कि सेक्शन 45 में हमें मिलती है, आज हम वो भी कर लेंगे अगर टाइम मिला तो. नहीं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी तो हम पूरा कर ही लेंगे. जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था भारतीय न्याय संहिता की कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार प्रॉपर्टी से संदर्भित, संपत्ति से संदर्भित आपको सिर्फ कौन से केसेस में मिलता है, जो कि TMRC, थेफ्ट, मिसचीफ, रोबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास के केसेस होते हैं. और इनकी एग्रावेटेड फॉर्म, मतलब थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है, एक्सटॉर्शन है. ठीक है, मिसचीफ की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है, मिसचीफ बाय कॉजिंग फायर, मिसचीफ बाय यूजिंग कोरोसिव सब्सटेंस. ठीक है, और रोबरी की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है, डेकोटी. क्रिमिनल ट्रेसपास की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास. ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है, सारी हाउस ट्रेसपास बाय नाइट. ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास बाय नाइट ये तो है नहीं, लेकिन हाउस ट्रेसपास बाय नाइट. ठीक है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, सिंपल हाउस ब्रेकिंग. ठीक है, सिंपल हाउस ट्रेसपास. ठीक है, तो ये सारी क्रिमिनल ट्रेसपास की एग्रावेटेड फॉर्म है. तो ये भी इम्प्लाइडली हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में हमें मिलती है. मतलब TMRC सिर्फ थेफ्ट, मिसचीफ, रोबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास तक ही हमारे पास संपत्ति की राइट मतलब सीमित नहीं हो जाती. हमारे पास यह राइट इनकी एग्रावेटेड फॉर्म्स में भी आती है. ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में कौन कौन सी राइट्स आती हैं. और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 41 को पढ़ना. आप देखिए सेक्शन 41, When right of private defense of property extends to causing death. अब right of private defense of body, आप आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग करते हुए अपनी प्रॉपर्टी की, भाई कोई संपत्ति आपसे छीन के ले जा रहा है, वो आपकी संपत्ति है, मतलब आपकी संपत्ति है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो आपसे उसको छीन के ले जा रहा है. तो आप कब उसकी जो असेलेंट एग्रेसर है, जो स्नैचर है, जो आपसे छीन के ले जा रहा है, जो आपको डिप्राइव करना चाहते हैं, कब आप उसकी हत्या तक कोज कर सकते हो, तो वो सेक्शन 41 में हमें दिया गया है. और यही सिमिलर सा सेक्शन आप जब अपनी शारीरिक आत्मरक्षा के अधिकार, भाई आपके शरीर पर कोई हानि पहुंचा रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी डेथ ही परिणाम निकलेगा इसकी हानि से, असेलेंट एग्रेसर की, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को यूज करते हो. कब डेथ कोज करते हो, वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, वो सेक्शन में दिया गया है 38 में. ठीक है, सेक्शन 38 में. और प्रॉपर्टी के वक्त किस में दिया गया है, प्रॉपर्टी के वक्त किस में दिया है, 41 में. तो हम साथ में 41 के साइड में 38 लिख लेते हैं ताकि हमारी डबल रिवीजन हो जाए, और 38 के साइड में हम सेक्शन 41 लिख लेते हैं. ठीक है, ताकि हमारी डबल रिवीजन हम जब भी हम आगे पढ़े तो हमारी हो जाए. ठीक है, ये लिख लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़. अब देखिए, मैं सेक्शन की बॉडी, मैंने इंडेक्स तो पढ़ दिया, मैं बॉडी पढ़ने वाला हूँ सेक्शन 41 की. अब देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स, जो राइट है, कौन सा अधिकार है, जो आत्मरक्षा का अधिकार है, और किसकी आत्मरक्षा करनी, अपनी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, वेदर मूवेबल और इमूवेबल उसकी. अब देखिए, एक्सटेंड्स करेक्ट वो किस हद तक जाता है, देखिए, अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37, जो सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस मेंशन कर रखी है कि भाई आप ज़्यादा इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते जितनी की नेसेसरी है, और बहुत सारी हमारे पास उसमें गाइडलाइंस है, पॉइंट ए में, पॉइंट बी में, पॉइंट सी में, कि पब्लिक सर्वेंट को आप नहीं कर सकते इंजरी कोज, और आप पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस पे कोई व्यक्ति उसके लिए काम करे, पब्लिक सरकारी कर्मचारी के लिए, तो आप उसको भी इंजरी कोज नहीं कर सकते. और किसी भी केस में आप, अगर आपके पास रिकोर्स करने का टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज के पास जा सकते हो, तो आप तब भी आप कोई भी क्या नहीं कर सकते, आप डेथ कोज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमें 41 में देखने को मिलेगा. दोबारा सब देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स, तो अधिकार है जो आत्मरक्षा का, वो कहां तक जाता है, ये अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37, जो प्रतिबंध है सेक्शन 37 भारतीय न्याय संहिता में, वो तो मानने पड़ेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, डेथ कोज कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को बचाते वक्त. अब देखिए,
टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, कि आप स्वयं इच्छा से जो अग्रेसर असेलेंट आपकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा रहा है, थेफ्ट चोरी करके ले जाना चाह रहा है, मिसचीफ को हानि पहुंचा रहा है ताकि उसकी आपकी प्रॉपर्टी की यूटिलिटी खत्म हो जाए, या फिर क्या कर रहा है, रोबरी कर रहा है, आपके ऊपर जाके आपकी प्रॉपर्टी को लूटा जा सके, आपके घर में क्रिमिनल ट्रेसपास, घरेलू मतलब आपकी दुकान में, हाउस ट्रेसपास तो घर में होती है, मतलब ड्वेलिंग हाउस में होती है, और क्रिमिनल ट्रेसपास दुकानों में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में, इनमें क्रिमिनल ट्रेसपास होती है। तो क्या कह रहा है अभी ये, तो आप क्या कर सकते हो, जो 37 सेक्शन 37 में भारतीय न्याय संहिता के रिस्ट्रिक्शंस जो मेंशन कर रखी है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, आप स्वयं इच्छा से फिर असेलेंट की, अग्रेसर की डेथ, मृत्यु तक भी कॉज कर सकते हो, और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, या फिर प्रॉपर्टी पर जो अग्रेसर असेलेंट नहीं होता, प्रॉपर्टी पर जो प्रॉपर्टी को मतलब थेफ्ट करना चाहता है, मिसचीफ पहुंचाना चाहता है, रोबरी करना चाहता है, क्रिमिनल ट्रेसपास करना चाहता है, उसको रॉन्ग डूअर बोलते हैं, मतलब गलत कार्य करने वाला, ठीक है। उसको अग्रेसर असेलेंट नहीं बोल सकते। अग्रेसर असेलेंट हमेशा बॉडी के केस में होगा, मतलब शारीरिक केस में होगा, ठीक है। तो ये देखिए, डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, आप तो या तो आप रॉन्ग डूअर की मृत्यु कर सकते हो, हत्या कर सकते हो, या फिर उसको एनी अदर हार्म मतलब और कोई अन्य हार्म, मतलब अन्य हार्म मतलब क्या, उसको कोई घातक चोट भी आप दे सकते हो, ठीक है। एनी अदर हार्म, जो सिंपल से हार्म है, जो थप्पड़ चट्टू लात घुसे हैं, वो तो आप सेक्शन 42 में कवर होगा कि भाई सिंपल चोट आप असल उसको रॉन्ग डूअर को कब पहुंचा सकते हो, वो सेक्शन 42 में कवर होगा। पर सेक्शन 41 में एक रॉन्ग डूअर की जो आपकी प्रॉपर्टी को छीन के ले जा रहा है उसकी आप हत्या कर सकते हो, और उसको ग्रीवियस चोट, कोई घातक चोट भी पहुंचा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते हो। अब देखिए, इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और एन अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेशंस द एक्सरसाइज ऑफ द राइट, अब जो अपराध जो आपके ऊपर हो रहा है या तो कमिट हो गया है तो वो आपके लिए राइट बना रहा है, या फिर जो अटेम्प्ट होने वाला है, या फिर कोई प्रयास हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने छीनने का प्रयास किया है, तो अटेम्प्ट में भी आप इस राइट को, अधिकार को यूज कर सकते हो, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, बी एन ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हियरइन आफ्टर एनुमरेटेड नेमली, और आप ये डेथ वाली राइट और ग्रीवियस हर्ट वाली राइट आपको किन किन सर्कमस्टांसिस में, कौन कौन से अपराधों में मिलेगी, तो वो नीचे दिए गए हैं। इन अपराधों में आपके पास ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर बॉडी है, जिसमें आप डेथ भी कॉज कर सकते हो रॉन्ग डूअर की, और क्या कर सकते हो, और उसको ग्रीवियस चोट भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं वो डिस्क्रिप्शंस पढ़ने वाला हूँ जिसमें आप एक रॉन्ग डूअर की, जो आपकी प्रॉपर्टी को छीन सकता है, या उसने छीन लिया है, या वो अटेम्प्ट किया, उसने प्रयास किया, तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, उसको ग्रीवियस चोट पहुंचा सकते हो। अब ए क्या है, रोबरी, कोई आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर रोबरी कमिट की, रोबरी कमिट कर दिया, रोबरी कमिट करने का प्रयास किया है, तो आप उसकी रॉन्ग डूअर की क्या कर सकते हो, डेथ भी कॉज कर सकते हो, या फिर कोई ग्रीवियस चोट उसको पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो रोबरी में क्या होता है, मेनली रोबरी में क्या होता है, रोबरी में मेनली 5 से ज्यादा व्यक्ति जब जुड़ जाते हैं, एक ही कॉमन इंटेंशन होती है उनकी कि हमें डाका डालना है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, रोबरी में जहां एक व्यक्ति होता है, रिस्क कानून को, लेजिस्लेचर को रखता है, जहां एक व्यक्ति होता है ना, वहां थोड़े चांसेस अभी भी कम है कि ऑफेंस, उसने सोचा तो इंटेंशन तो सोचा हुआ है कि हाँ ऑफेंस कर दूंगा मैं, एक व्यक्ति ने, पर वो फिर भी उसके पैर, जब वो कमीशन करने जाता है तो उसके पैर डगमगाते हैं, उसके पैर पीछे बैक स्टेप करते हैं। पर जब माना जाता है, जब 2 लोग हो जाते हैं तो उनका इंटेंशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो और डेंजरस हो जाते हैं, तो वो अपराध करके ही छोड़ते हैं, कमीशन करके ही छोड़ते हैं। और रोबरी में तो 5 व्यक्ति हो जाते हैं, 5 व्यक्ति जहां हो गए और उन्होंने कोई डाका डाला, कोई उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, तो सीधा थेफ्ट नहीं कहलाएगा, रोबरी कहलाएगा, ठीक है। और 5 से ज्यादा व्यक्ति अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो उनकी पावर देखिए, उनकी मेंटल पावर भी किस वैरायटी की होगी, वो क्या करने के लिए उत्सुक होंगे। तो रोबरी में भी आप अगर आपके प्रॉपर्टी के लिए कोई आपकी प्रॉपर्टी पर डाका डाल रहा है, रोबरी कर रहा है, तो आप उनकी रोबर्स की क्या कर सकते हो, डेथ भी, मृत्यु भी कोस कर सकते हो उनकी, और आप उनको ग्रीवियस चोट भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। और फिर आपको कोई भी आपको सजा नहीं करा सकता, क्योंकि आपको सेक्शन 41 क्लोज ए का डिफेंस मिल जाएगा कि आपके ऊपर एक रोबरी कमिट हुई थी और आपने रॉन्ग डूअर की, जो आपके ऊपर डाका डालने आए थे, उनकी डेथ कोस कर दी, तो आपको कोई भी सजा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अब देखिए बी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ये लीजिए, कोई घर में घुस रहा है, कोई चोर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी घर में घुस रहा है, हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, मतलब आप चाहते नहीं हो कि मेरे घर में कोई घुसे, पर ताला तोड़ के आपके घर में घुस रहा है। और कब घुस रहा है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज घुस रहा है, मतलब सूर्य अस्त हो जाने के बाद और सूर्य उदय हो जाने से पहले घुस रहा है, मतलब इन नाइट टाइम घुस रहा है। तो आप उसकी रॉन्ग डूअर की, जो आपके घर में हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, उसकी डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सी,
मिसचीफ बाय फायर, कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर मिसचीफ कर रहा है, मतलब मिसचीफ क्या होता है कि भाई डिमिनिश कर दी वैल्यू एक प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, या फिर उस संपत्ति की वैल्यू ऐसी कर दी कि वो उसकी यूटिलिटी में फर्क पड़ा, मतलब वो अब थी 100 रुपए की, अब वो हो गई है 1 रुपए की, तो क्या हुआ, मिसचीफ कोस किया। अब मिसचीफ एक रॉन्ग डूअर कैसे कर रहा है, मिसचीफ बाय फायर, आग लगाकर मिसचीफ कोस कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप उसकी डेथ कोस कर सकते हो, ग्रीवियस चोट दे सकते हो रॉन्ग डूअर को। और देखिए, और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, अब ये देखिए टेंट और वेसल, या फिर रॉन्ग डूअर ने आपकी बिल्डिंग पर, तंबू पर, या फिर समुद्री जहाज पर, ठीक है, बिल्डिंग मतलब बड़ी सी बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कोई मॉल, इस बिल्डिंग पर, ठीक है, या फिर टेंट पर, कोई तंबू पर, कोई आपने पंडाल बनाया उस पर कोई क्या करता है, कोई कोरोसिव सब्सटेंस से उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, या फिर कैसे करता है, या फिर किस पर करता है, कोरोसिव सब्सटेंस किस पर डालता है और हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी वेसल पर, मतलब समुद्री जहाज पर। अब देखिए, तो उसमें भी आप उस व्यक्ति की डेथ कोज कर सकते हो, ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, जो कोरोसिव सब्सटेंस आपकी बिल्डिंग पर, टेंट पर, वेसल पर फेंकता है। आप देखिए, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग, और वो बिल्डिंग, टेंट और वेसल इंसान उसमें रहते हैं, उसके लिए यूज की जा रही है, तो आप ऐसा करने पर उस रॉन्ग डूअर की डेथ को कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, ग्रीवियस चोट दे सकते हो, ग्रीवियस हर्ट दे सकते हो। और देखिए, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या तो उस बिल्डिंग, टेंट, वेसल में इंसान लोग रहते हैं, या फिर उस बिल्डिंग, टेंट, वेसल को किसी प्रॉपर्टी, संपत्ति की कस्टडी के लिए ही आपने लिया हुआ है, मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, मान के चलिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, मान के चलिए सेक्टर 29 गुड़गांव में, तो मैंने सिर्फ वो किसके लिए ली हुई है कि भाई मैं अपने, मेरा बिजनेस है, और मेरा बिजनेस क्या है कि मैं लोगों के वैल्यूएबल आइटम्स को सेफली, मतलब अपने पास रखता हूँ। अपने लॉकर्स मैंने बनाए हुए, प्राइवेट लॉकर्स भी बन जाते, मिल जाती परमिशन आरबीआई से, तो मैंने वो बनाया हुआ है। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, रॉन्ग डूअर क्या कर रहा है, मेरे जो मैंने 29 सेक्टर 29 की बेसमेंट में एक मैंने अपना लॉकर रूम बनाया, जिसमें मैं बिजनेस करता हूँ, और विभिन्न लोगों की डिस्टिंक्ट लोगों की मैं वैल्यूएबल उसमें रखता हूँ, और उनको मैंने लॉकर अलॉट किए हुए हैं। तो अब कोई मेरे जो अब मैंने उसको कस्टडी, प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए रखा हुआ है ना, तो अब उसमें कोई क्या करता है, कोई कोरोसिव सब्सटेंस है, मतलब कोरोसिव सब्सटेंस वो होती है, मतलब डीजल, पेट्रोल, फ्यूल वगैरह, क्रूड ऑयल, जिससे आग उग लग सके, जिससे धमाका हो सके, ठीक है, वो तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होती है। लेकिन ये कोरोसिव सब्सटेंस वो है कि जो आग पकड़ ले, गैस वगैरह ये होती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो ऐसा करने पर मैं उसकी, जो मेरे लोकल रूम में जो मैंने इंटरेस्टमेंट, मतलब मैंने जो बिजनेस बनाया है कि मैं लोगों की वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखता हूँ, अगर कोई व्यक्ति उसमें कोरोसिव सब्सटेंस डालता है और उसको आग लगाने की कोशिश करता है, तो मैं उस व्यक्ति की रॉन्ग डूअर की हत्या भी कोशिश कर सकता हूँ, या उसको इतनी ग्रीवियस चोट दे सकता हूँ कि वो हत्या से भी कम नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट सी, सेक्शन 41 का क्लोज सी। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 41 का क्लोज डी, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। कोई आपकी प्रॉपर्टी पर, कोई रॉन्ग डूअर, गलत काम कार्य करने वाला आपकी प्रॉपर्टी पर चोरी करता है, ठीक है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को चोरी कर ले जाता है। मिसचीव करता है, मिसचीव वो मैंने बताया आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिमिनिश कर देगा, मतलब कम कर देगा, या फिर उसकी यूटिलिटी को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या करता है वो, आपकी प्रॉपर्टी को मिसचीव करता है। या फिर और हाउस ट्रेसपास, या आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अपराधी रॉन्ग डूअर क्या करता है, हाउस ट्रेसपास, ठीक है, मतलब घरेलू घुसपैठ करता है। आप देखिए, अंडर सच सर्कमस्टांसेस में भी रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, और आपको यकीन करने के कारण आ जाते हैं कि भाई मैंने अगर रिवर्ट बैक नहीं किया, मैंने अपना डिफेंस नहीं लिया, और मैंने अपने आत्मरक्षा का अधिकार यूज नहीं किया, तो मेरी जान ही जा सकती है, मेरी ही हत्या हो जाएगी, या फिर मेरी हत्या नहीं होगी तो मेरे को घातक चोट हो सकती है, जो कि हत्या से कम भी नहीं होती। अब देखिए, इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज, अगर मैंने ये अपनी राइट, जो आत्मरक्षा की राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वो इस्तेमाल नहीं की, तो आप कर दोगे। अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कोई थेफ्ट कोज कर रहा है, कोई मिसचीफ कोज कर रहा है, या फिर हाउस ट्रेसपास कोज कर रहा है, तो और आपके मन में एक रीजनेबल कोज उत्पन्न हो गया कि अगर मैंने रिवर्ट बैक, मैंने अपना डिफेंस नहीं लिया ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं लिया, और मैंने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये रॉन्ग डूअर मेरे को या तो मार देगा, या ये रॉन्ग डूअर मेरे को घातक चोट पहुंचा देगा, ठीक है। तो आप उस रॉन्ग डूअर की आप हत्या कर सकते हो, मृत्यु कर सकते हो, और उसको या तो उसको घातक चोट पहुंचा सकते हो, जो कि मृत्यु से कम भी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 41 ऑफ द भारतीय न्याय क्षेत्र, जो कि मैंने बहुत प्यारी तरह और अच्छी तरह हिंदी में समझाया, पूरा मैंने 14 मिनट इसके लिए लिए हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जब मैं अपने नोट्स कराऊँ ना, उसमें से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स तब दूंगा, ठीक है। तो आज हम बेयरक्ट रीडिंग ही कर रहे हैं, मतलब अब मैंने ये रैपिड डिटेल कोर्स जो चलाया हुआ है, वो मैंने बेयरक्ट रीडिंग का ही चलाया हुआ है। इससे मेरे भी जो नए लॉज है उस पर और पकड़ मजबूत हो जाएगी, और आपको तो मैं सारी चीज बता ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा है पढ़ाने का कि भाई मैं एक भी वर्ड नहीं छोड़ता हूँ। जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था, वहाँ के जो बेयरक्ट लेक्चर आप देख लोगे ना,
तो आप कहोगे कि भाई इतने वर्ड छूट रहे हैं, इतने वर्ड छूट रहे हैं, और जो काम का सेक्शन नहीं उसे तो वो छुड़वा देते थे। पर भाई हमारे लेजिस्लेचर ने हर सेक्शन लिख दिया, तो हर सेक्शन काम का है। आप मेरे भारतीय न्याय संहिता की सीरीज उठा के देख लीजिए, जो मैंने 6-7 वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वीडियोस देख लीजिए, आप मेरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वीडियो देख लीजिए, आप मेरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वीडियो देख लीजिए। एक भी सेक्शन का बेयर रीडिंग में रैपिड डिटेल कोर्स में मैंने एक भी पॉइंट छुड़वाया नहीं है। सारे के सारे वर्ड्स को हिंदी में इंटरप्रिटेट करके आपको ट्रांसलेट करके उनका मीनिंग, जो उनका क्रक्स निकल के आता है, वो बताया आपको। ठीक है, आप देखिए, हम पढ़ेंगे सेक्शन 42 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बोलता है When such right extends to causing any harm other than death। अब 41 में तो कौन सी आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार था, जिसमें आप रॉन्ग डूअर की डेथ कोज कर दे रहे थे या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज कर दे रहे थे। पर अब 42 में आप डेथ कोज नहीं कर सकते, ना तो ग्रीवियस हर्ट कोज कर सकते, पर आप रॉन्ग डूअर को कोई चोट पहुंचा सकते हो। अब चोट कैसी भाई, थप्पड़ उप्पड़ मार दिए, पंच मार दिए, लात मार दी, घूसे मार दिए, ये एक चोट होती है। तो वही कह रहा है कि कब आत्मरक्षा का अधिकार एक्सटेंड्स पहुंचेगा कि आप डेथ कोज नहीं कर सकते, आप कोई अन्य हार्म, कोई चोट मार सकते हो रॉन्ग डूअर को। अब देखिए 42, अब मैं सेक्शन 42 की बॉडी पढ़ रहा हूं। देखिए, इफ द ऑफेंस, अगर जो अपराध है, द कमिटिंग ऑफ विच, और जिसका अपराध का होना क्या करता है, और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेशंस द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या वो एक अपराध हुआ है और एक अपराध का होना, या तो वो कमिट हो गया या उसको कमिट होने मतलब उसका प्रयास हुआ है, मतलब अटेम्प्ट हुआ है उस अपराध को करने में एक रॉन्ग डूअर के द्वारा। और जो क्या करता है, विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो व्यक्ति है जो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करेगा, उसको ओकेशन दे रहा है, मतलब उसको मौका दे रहा है कि वो क्या करे, वो अपने आत्मरक्षा के अधिकार ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू सेव, टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी, वो इस्तेमाल करे। अब देखिए क्या होगा, तो वो कौन सी होती है, बी थेफ्ट, या तो वो जो ऑफेंस आपके ऊपर कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है वो कौन सा है, या तो वो थेफ्ट है, मिसचीफ, वही मिसचीफ है, या फिर और क्रिमिनल ट्रेसपास, या क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो इसमें रोबरी मिसिंग है। क्या आप रोबरी जो आपके ऊपर रोबरी कर रहे हैं वो 5 व्यक्ति, रोबरी में 5 व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है कि 5 व्यक्ति, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति जब एक चोरी करेंगे तो उसको रोबरी बोलते हैं। तो सीधा सीधा इसमें रोबरी मिसिंग है। इसमें रोबरी क्यों मिसिंग है, क्योंकि भाई रोबरी से आप, जब रोबर्स से आप टसल करोगे तो रोबर्स भी भाई कुछ ना कुछ टसल करेंगे, तो उसमें आप चोट नहीं पहुंचा सकते, आप कुछ अलग ही काम करोगे। ठीक है, आप देखिए तो कौन कौन से अपराध आपके ऊपर, मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर कमिट होते हैं, या तो थेफ्ट होता है, या फिर मिसचीफ कमिट होता है, या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, मतलब घुसपैठ, आपराधिक घुसपैठ कमिट होती है एक व्यक्ति के ऊपर, तो उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से केस में, टीएमसी के केस में। इसमें रोबरी मिसिंग। अब देखिए क्यों मिसिंग है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, नोट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 41, पर जो ये अपराध है जिसमें थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास बन रहा है, ये वाले डिस्क्रिप्शन सेक्शन 41 के जो पॉइंट ए बी सी डी थे उनमें भी फॉल नहीं कर रहा है, तो आप हरगिज उस रॉन्ग डूअर की डेथ और ग्रीवियस हर्ट उसको नहीं दे सकते। पर आप क्या दे सकते हो, डेथ राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ बट डज एक्सटेंड सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। तो कह रहा है अगर सेक्शन 41 के जो क्लोजेस ए बी सी डी है उसमें आपकी आत्मरक्षा का राइट इतना नहीं, उसमें फॉल नहीं कर रहा है, मतलब भाई थेफ्ट बन रहा है, ठीक है, मिसचीफ बन रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास बन रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पर कमीशन हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, तो आप क्या करोगे। लेकिन वो हालात जो सेक्शन 41 के क्लोज ए बी सी डी में दिए गए हैं वो भी अभी सर्कमस्टांसेस बन नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे। देखिए, नोर ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 41 डेट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। अब आत्मरक्षा का अधिकार आपके पास नहीं आएगा कि आप स्वयं इच्छा से रॉन्ग डूअर की डेथ, मृत्यु कोज कर दो, और मृत्यु में अब इसमें साथ साथ ग्रीवियस हर्ट तो इंप्लाइड ही है। ठीक है, तो ना तो आप मृत्यु कोज कर सकते हैं अगर सेक्शन 41 के कोई भी जो बिंदु हैं जो डिस्क्रिप्शन दिए गए उनमें उस रॉन्ग डूअर का एक्ट फॉल नहीं करा, तो आप ना तो उसकी डेथ कर सकते ना उसको ग्रीवियस हर्ट दे सकते। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बट डज एक्सटेंड, पर आप किस हद तक जा सकते हो, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। जो 37 में रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आपको कोई चोट ही पहुंचानी है रॉन्ग डूअर को, तो आप जो सेक्शन 37 भारतीय न्याय संहिता में जो रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध दे रखे हैं कि आप अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को वाइसली इस्तेमाल करोगे, आप अपनी बॉडी को, प्रॉपर्टी को डिफेंड करोगे, आप अटैक नहीं करोगे रॉन्ग डूअर को, असेलेंट को, एग्रेसर को, तो आप क्या करोगे, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द रॉन्ग डूअर ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। तो आप रॉन्ग डूअर को कोई भी चोट मार दोगे, और वो चोट घातक चोट भी नहीं होनी चाहिए, ग्रीवियस चोट भी नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल चोट होनी चाहिए, अदर देन डेथ। आप डेथ नहीं कर सकते, ठीक है, मृत्यु कोज नहीं कर सकते, और इसमें इंप्लाइड है ग्रीवियस हर्ट भी आप कोज नहीं कर सकते। पर आप क्या कर सकते हो, उस रॉन्ग डूअर को आप सिंपल चोट मार सकते हो, उस व्यक्ति को जो आपकी प्रॉपर्टी पर थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहा है, उसने कर दिया या फिर अटेम्प्ट कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को
जो और वो सेक्शन 41 के कोई भी डिस्क्रिप्शन में फॉल नहीं कर रहा है उसका एक्ट, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति को हार्म, एक सिंपल चोट पहुंचा सकते हो, आप डेथ और ग्रीवियस हर्ट उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 42 के जो लेटर पार्ट है उसमें ओनली डेथ दिया गया है, पर इसमें ग्रीवियस हर्ट जो है वो इम्प्लाइड है, क्योंकि वो सेक्शन 41 में भी हमें साफ साफ देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 42 भारतीय न्याय संहिता का पूरा, ठीक है। तो अब साथ साथ वही हमारे रैपिड रिवीजन चल रही है भाई, रैपिड डिटेल कोर्स की सीरीज चल रही है। तो अब सेक्शन 41 में अदर हार्म, आप डेथ कोज नहीं कर सकते पर आप सिंपल चोट पहुंचा सकते हो। यही बॉडी के केस में कौन से सेक्शन में थी, यही बॉडी के केस में कौन से सेक्शन में थी, ये बॉडी के केस में सेक्शन 39 में थी, ये बॉडी के केस में सेक्शन 39 में थी, ठीक है, ये बॉडी के केस में सेक्शन 39 में थी। तो 42 के साथ में 39 लिख दीजिए और 39 के साथ में 42 लिख दीजिए, ठीक है। तो 42 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 42 पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें केस लो, इसमें हमें केस लो पढ़ेंगे, सेक्शन 42 भारतीय न्याय संहिता में देखिए क्या कहता है वो, एप्लीकेबिलिटी। भाई जो सेक्शन 42 है जो अब हमारा भारतीय न्याय संहिता का बना है, इसके ऊपर तो अब भाई निचोड़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन निकालेगी। पर सीधा सीधा ये पहले कौन सा सेक्शन था, ये पहले सेक्शन था 104 ऑफ द आईपीसी था, पर इस 104 आईपीसी के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है, और वो कौन सी है, परिदिहत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1972 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। परिदिहत PARIDIHAT वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR 1972 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में एप्लीकेबिलिटी बताई गई थी कि भाई आप जो एक एक्ट है, एक रॉन्ग डूअर का एक एक्ट है, एक कार्य है, एक अपराध है जो कि उसने कर दिया है या वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो ना तो जो सेक्शन 41 की जो बिंदु जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ABCD उनमें फॉल कर रहा है, और ना तो आप उसमें सेक्शन 37 के प्रतिबंधों को मानोगे, और आप उसका एक्ट, उस रॉन्ग डूअर का एक्ट सेक्शन 41 के कोई भी डिस्क्रिप्शन में फॉल नहीं कर रहा है, तो आप उस रॉन्ग डूअर की डेथ कोज नहीं कर सकते, ना तो उसको घातक चोट पहुंचा सकते जो कि ग्रीवियस हर्ट होता है, पर आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति को आप रॉन्ग डूअर को ओनली सिंपल चोट पहुंचा सकते हो। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी बता रखी है इस जजमेंट में, कौन सी जजमेंट में, परिदिहत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1972 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बताया देखिए, इफ द थ्रेट to the person or property which the accused was entitled to defend was real and immediate, he was not required to weigh in golden scales the kind of instrument and the force which he used at the spur of the moment। ये लीजिए, एक नंबर की बात बोल दी है जजमेंट ने, क्या बोला है, if the threat to the person or property, जो एक थ्रेट दिया जाता है एक पर्सन को, एक मतलब व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो ये ऑब्वियसली किसके ऊपर लेट डाउन हो रहा है, मतलब एक पहले तो एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अटैक करता है, कोई अटैकर रॉन्ग डूअर मतलब कुछ TMRC मतलब थेफ्ट, मिसचीफ, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति जब वो एक्ट कर देता है, जब मतलब अपना आत्मरक्षा का अधिकार करके यूज करके, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट बॉडी को इस्तेमाल करके, ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ टू प्रोटेक्ट टू डिफेंड हिज बॉडी, तो उसको इस्तेमाल करके उस रॉन्ग डूअर को कुछ हानि पहुंचा देता है, ठीक है। तो पुलिस रॉन्ग डूअर को तो बचा रही है, मतलब उसको विक्टिम समझ रही है, पर आपको जिसके ऊपर अटैक होता है, जिसकी प्रॉपर्टी पर या जिसके शरीर पर, बॉडी पर, उसको केस में फंसा दिया, तभी तो भाई वो डिफेंस ले रहा है, तभी तो एक विक्टिम अक्यूज, जो मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि इसमें दो पार्टी होती हैं, एक तो अग्रेसर असेलेंट जो पहले आपके ऊपर हमला कर रहा था, पर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया तो आप अक्यूज बन गए और पहले आप विक्टिम थे। अब पुलिस पार्टी को लग रहा है कि अग्रेसर असेलेंट विक्टिम है, पर रियली में वो अग्रेसर असेलेंट आपके ऊपर हमला कर रहा था, तो आप क्या बने, आप विक्टिम अक्यूज हुए, तो आप अक्यूज बन गए हो, और हालांकि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ही रॉन्ग डूअर हमला कर रहा था, आपकी शरीर के ऊपर हमला कर रहा था, तो आप ही अब डिफेंस ले रहे हो, जो जिसकी प्रॉपर्टी पर हमला हो रहा था, जिसकी प्रॉपर्टी को तबाह करने की साजिश हो रही थी, तो वो ही उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च हो जाती है, और फिर वो ही डिफेंस ले रहा है, ठीक है। तभी तो वो जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस ले रहा है कि सर मेरी प्रॉपर्टी पर एक तो हमला हुआ और मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट माई प्रॉपर्टी को यूज किया, और आप मेरे ऊपर ही केस करो, लो मेरा ये वाला जो इस व्यक्ति का एक्ट है ये इस कैटेगरी में फॉल करा था, और मैंने अपना छोटी सी चोट पहुंचाई है, तो मैंने क्या गलत किया, मेरे को बाइज्जत बरी किया जाए, तो उसको करा जाएगा। अब देखिए एप्लीकेबिलिटी की जजमेंट पर मैं बात कर रहा था, तो ये मैंने आउट ऑफ बॉक्स थोड़ी बातें बता दी है। अब देखिए कौन सी जजमेंट थी, परिदिहत वर्सेस स्टेट ऑफ MP मध्य प्रदेश 1972 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, इफ द थ्रेट टू द पर्सन और प्रॉपर्टी विच द अक्यूज वाज एंटाइटल्ड टू डिफेंड वाज रियल एंड इमीडिएट,
एक थ्रेट डर दिखाया जाता है एक व्यक्ति की बॉडी पर या उसकी प्रॉपर्टी पर, और जो अक्यूज्ड है, जो प्रेजेंट केस में अक्यूज बना हुआ है, उसको हकदारित किया गया था कानून ने कि भाई वो उस थ्रेट से जो उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी पर दिखाया जा रहा है वो उससे डिफेंड कर सकते हैं, हकदारित किया गया था लेजिस्लेचर ने, लॉ ने। एंड देखिए वो थ्रेट कैसा था, और वो अक्यूज एंटाइटल हकदारित किसके लिए था, जिसके ऊपर केस चल रहा है, वो उसके ऊपर हमला हुआ था और तभी उसके ऊपर केस चल रहा है। देखिए डिफेंड वाज रियल एंड इमीडिएट, ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू वे इन गोल्डन स्केल्स। तो बिल्कुल भी अक्यूज जो विक्टिम है, जिसके ऊपर हमला हो रहा था और उसने अपना राइट टू प्राइवेट एक्सरसाइज किया तो उसके ऊपर केस फाइल हो गया, तो उसको डिफेंड बोलते हैं। तो डिफेंड वाज रियल एंड इमीडिएट, तो जो हकदारित था, जो अक्यूज विक्टिम जो हकदारित था, तो वो इमीडिएट था, मतलब वो तुरंत था, स्पॉन्टेनियस एक्ट था एक अग्रेसर असेलेंट का। तो विक्टिम अक्यूज ने भी रिएक्ट किया और अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज किया। तो यही कह रहा है, ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू वे इन गोल्डन स्केल्स द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द फोर्स व्हिच ही यूज्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो जो विक्टिम अक्यूज है, जिसके ऊपर अब केस हुआ पड़ा है, वो उसको गोल्डन स्केल में नहीं तोलना था कि भाई मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को डिफेंड करूंगा, या मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को डिफेंड करूंगा, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंड अपने आप को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करूंगा और अपने आप को डिफेंड करूंगा, या मैं कितना फोर्स उस इंस्ट्रूमेंट से अग्रेसर असेलेंट को, रॉन्ग डूअर को मारने के लिए लगाऊंगा। तो कोई गोल्डन स्केल में नापने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए विच ही यूज्ड एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, जो एकदम से स्पर ऑफ द मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी से भी तेज स्पर ऑफ द मूवमेंट्स में एक हादसा हो जाता है और एकदम से विद इन अ स्विच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको इस्तेमाल करनी होती है, तो वो गोल्डन स्केल्स का फॉर्मूला कोई नहीं लग सकता। यही हमारी लैंडमार्क जजमेंट में हेल्ड हुआ था, परिदीहत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1972 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अगर ये आप मेंस के टॉपिक में लिखोगे ना, अगर कोई प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक आ गया, मतलब क्वेश्चन आ गया, तो आपको 2 नंबर तो इस जजमेंट से मिल जाएंगे। इतनी लैंडमार्क जजमेंट है। अब देखिए, अब हम अगला पढ़ेंगे सेक्शन 43 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आप देखिए, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वही मैंने जो कल बताया था कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो बताया था कि भाई जो कल मैंने बॉडी का बताया था, आज वो सेम टू सेम इसमें आ गया है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की भाई राइट ऑफ प्राइवेट आत्मरक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा और कब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कब शुरू हुआ है, कमेंसमेंट हुआ है, वो तो दे रखा है, और कंटिन्यू कब तक रहेगा वो भी दे रखा है, पर जो एंड कब हुआ वो इसमें इंप्लाइड है, वो हमें खुद ही खोज के निकालना पड़ता है, ठीक है। अब ये हमारा सेक्शन बॉडी के लिए कब लगता था, ये 40 में लगता था, ठीक है, ये हमारा 40 में लगता था, और इसके साइड में हम 43 लिख लेते हैं। वो तो आजू बाजू के पेज है, कोई दिक्कत की नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर फिर भी भाई हमारा लिखना हमारा धर्म है। क्या पता तब हम ध्यान ना दे पाए और इस सेक्शन में हम ध्यान दे दें कि भाई इस सेक्शन में तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 40 में था और इसमें 43 में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होती है और कब तक कंटिन्यू रहती है और कब खत्म हो जाती है, और एंड टाइम क्या है वो इसमें लिखा नहीं हुआ है, मतलब एंड की इंटरप्रिटेशन हमें सेक्शन 43 में खुद से ढूंढनी पड़ती है। अब देखिए कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अधिकार आत्मरक्षा का प्रॉपर्टी संपत्ति को बचाने के लिए कब वो अधिकार कमेंस होता है, मतलब उसकी शुरुआत कब होती है, और वो कंटिन्यू कब तक रहता है, वो खत्म कब होता है, मैं बढ़ाने वाला हूं। देखिए सेक्शन 43 की बॉडी, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो अधिकार है आत्मरक्षा का संपत्ति को बचाने के लिए, वो इनके लिए कमेंस होता है और कंटिन्यू रहता है। देखिए ए कमेंसेज व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंसेज। अब ये लीजिए, तुरंत कमेंस हो जाता है, मतलब शुरुआत उसकी यहीं से हो जाती है जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति के ऊपर रीजनेबल एप्रीहेंशन, मतलब एक यकीनन एप्रीहेंशन, यकीनन डर, डेंजर पैदा हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति अब खतरे में है, तो तुरंत ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी यहीं से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कब तक बना रहता है। बी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। ये लीजिए, जब चोरी के केस में अलग बता रखा है कि भाई जब चोरी होती है तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक बना रहता है। आप देखिए, अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। भाई जब एक रॉन्ग डूअर आपकी संपत्ति को चोरी कर रहा है, मतलब चुरा रहा है आपकी संपत्ति को, तो कब तक आपकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी कब तक बनी रहती है, जब तक वो अपराधी जो रॉन्ग डूअर है, जो आपकी प्रॉपर्टी को चुराने आया है, वो अपना रिट्रीट मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपसे दूर हो गया ना, तो वहीं आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। जैसे ही आपको आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है ना, आपको आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यूएशन में है, अभी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी बना हुआ है। तो इसका क्या एग्जांपल दूं, भाई मान के चलिए मैं मोहित हूं, मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूं, ठीक है, तो एक फोन स्नैचर आता है, मेरा आईफोन 14 को मेरे हाथ में से छीन कर ले जाता है।
तो अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ स्नैचिंग भी हुई और ये थेफ्ट भी हुआ। तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी को, मेरे फोन को कोई चोर के ले जा रहा है, ठीक है, स्नैचिंग भी हुई और थेफ्ट भी हुआ, चोरी भी हुई। देखिए अब क्या हुआ भाई, मेरे को दिख रहा है मेरे साथ क्या हुआ, इन द स्विच ऑफ द मूवमेंट वो तुरंत फरार हो गया, मतलब मेरे से 10 कदम आगे निकला, वो भग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके पीछे भगना चालू किया, मैंने उसके पीछे भी रनिंग चालू की। तो यहाँ क्या मेरा राइट ऑफ प्राइवेट टू डिफेंड माई प्रॉपर्टी अभी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि अभी चोर के पीछे मैं भग रहा हूं और चोर के पीछे मैं भागने पे लगा पड़ा हूं, ठीक है। जैसे ही चोर मेरी विजिबिलिटी से दूर हुआ, वो मेरे को दिख नहीं रहा है, वैसे ही मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड माई प्रॉपर्टी खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को और आगे ले जाते हैं। अब देखिए मैं मोहित हूं, मेरा कोई आईफोन 14, मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ, कोई चोर आता है, कोई स्नैचर आता है, तो मेरे आईफोन 14 को मेरे हाथ से छीन कर ले जाता है और वो भाग रहा है। जैसे ही मेरे को पता लगा कि मेरे साथ चोरी घट गई है, वो 10 कदम मेरे से आगे निकल जाता है भग भग के, तो मैं उसके पीछे भागना चालू करता हूँ। तो क्या होता है, वो मेरे से 50 कदम आगे निकल जाता है। अब मैं उसके पीछे पीछे, वो मेरे आगे आगे। अब क्या होता है, यहां तक मेरी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड माई प्रॉपर्टी बनी हुई है। अब क्या होता है मेरे साथ, जैसे मैं भग रहा हूं, वो मेरे आगे भग रहा है चोर। अब मेरे साइड में बिल्कुल एक पुलिस स्टेशन निकला, तो मैंने उस पुलिस स्टेशन में मैं नहीं गया रिपोर्ट लिखवाने, मैं उस चोर के पीछे ही भग रहा हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बताइए आप, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? मैं पहले उस चोर को पकड़ूं जो मेरा फोन अभी मेरे को दिख रहा है कि हाँ उस चोर के पास मेरा फोन है, या मैं पुलिस स्टेशन में पहले अपनी कंप्लेंट लिखवाऊं, पहले मैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराऊं, और फिर वो अब चोर मिला ही नहीं तो ये कानून हमको देता है कि भाई आप उसके पीछे, जब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी बना हुआ है, जब तक ऑफेंडर जो रॉन्ग डूअर है, जिसने आपकी प्रॉपर्टी चुराई है, वो आपसे दूर, मतलब वो आपको दिख ही नहीं रहा, वो रिट्रीट कर चुका है, मतलब आपके सामान के साथ फरार हो चुका है, अब आपके नजर में नहीं है, तो तब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही है। अब थाना मेरे साइड में आया, मेरे साइड में फौजियों का कैंप आया, मैंने किसी को ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में लगा हूं। वो अगर मैं थाने में घुस के कंप्लेंट लिखवाने लगूंगा तो 2 दिन वहीं निकल जाएंगे। इतने तो मेरा वो चोर है जो वो फोन मार्केट, मेरा करोल बाग की फोन मार्केट में मेरे फोन के पार्ट्स बेच के खा जाएगा उसके पैसे, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए दोबारा पढ़ते हैं हम बी, सेक्शन 43 का क्लोज बी। अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट, अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी कब तक बना रहता है? चोरी के केस में विरुद्ध कब तक बना रहता है? अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज, जब तक चोरी कंटिन्यू है ना, चल रही है, और टिल, और कब तक बना रहता है? द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट, जब तक कि अपराधी जो रॉन्ग डूअर है वो अपनी रिट्रीट, अपनी आपकी प्रॉपर्टी की संपत्ति के साथ जब तक नहीं कर बैठा ना, जब तक बना रहता है। अब मान के चलिए, अब वही रेलवे स्टेशन वाला सीन है, वो एक चोर, मेरा एक स्नैचर मेरा आईफोन 14 लेके भाग गया और मैं उसके पीछे पीछे भग रहा हूँ, चोर आगे आगे भग रहा है। अब क्या होता है, चोर भाई इतना तेज रनर था, मान के चलिए बहुत तेज रनर था, उसका ख्वाब था ओलंपिक खेलेगा, पर वो ओलंपिक नहीं खेल पाया, किसी वजह से वो चोर बन गया, स्नैचर बन गया, और वो इतनी तेज भाग रहा है कि भाई 2 मिनट के अंदर वो कम से कम 2 किलोमीटर भाग गया, और मैं अभी खड़ा हूं वही 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर। तो अब क्या है भाई, ऑफेंडर जो रॉन्ग डूअर है, जो अपराधी है, वो मेरी चीज लेके, मेरी फोन लेके भग चुका है वो, तो वही मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। अब मान के चलिए 2-3 दिन बाद मैं उसी रेलवे स्टेशन से, मेरा रोज को ऑफिस जाना है, अब मैं वहीं से जा रहा हूं और वो अपराधी मेरे को वहीं रेलवे स्टेशन पे दिख जाता है। अब मैं उस अपराधी को पीटना चालू कर देता हूँ, अरे तू ही था मेरा फोन लेके भगा, ले घुसे ले मुक्के। अब क्या होता है, क्या अब जब मेरे ऊपर वो चोर केस फाइल करवाएगा, क्या मेरे को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड माई प्रॉपर्टी मिलेगा? मेरे को वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड माई प्रॉपर्टी मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? तेरा सामान चोरी हुआ था 2 दिन पहले, तेरा आईफोन, ठीक है, आज तो नहीं हुआ था ना। आज चोर को तू मार रहा है, तेरा कोई हक नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी को क्लेम करने का, तेरे को सजा होगी, ठीक है। ये भी रूल है, ठीक है, ये भी रूल है। भले ही आपने 2 दिन, जैसे वो आपकी साइड से दूर हुआ, वो आपकी प्रॉपर्टी को लेके भग चुका है, आपने थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दी, आपका राइट वहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने हार मान ली है, जैसे आपने गिव अप कर दिया कि भाई वो तो भग गया फोन लेके, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी वहीं खत्म हो चुका है। अब आप थाने में जाइए, कंप्लेंट वगैरह लिखवाइए अगर वो लिखेंगे तो, नहीं तो आप घर आ जाइए। तो आप 2 दिन बाद वो आपको चोर मिलता है उसी रेलवे स्टेशन पे, आप उसकी धुलाई करना चालू कर देते हो और फिर चोर ही आपके विरुद्ध कंप्लेंट करा देता है, तो आप फिर डिफेंस लॉ के सेक्शन 43 क्लोज बी का नहीं ले सकते, आपको सजा होकर ही रहेगी अगर आप उसको चोट मार देते हो, उस चोर को भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 43 बी का फॉर्मल पार्ट। अब इसका लेटर पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, विद द प्रॉपर्टी और ईदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। तब आप पब्लिक अथॉरिटीज की मदद ले लेते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर्स की मदद ले लेते हैं, तो भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, ठीक है। और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, या आपकी प्रॉपर्टी की रिकवरी हो गई है, तो आप क्या ही फायदा करोगे, आप अपराधी को पीट कर
ठीक है, उसकी धुलाई कर तो तब भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 43 का क्लोज बी। अब सेक्शन 43 का क्लोज सी हम पढ़ते हैं, अगेंस्ट रोबरी। अब डाका, जब डाका डर रहा है, 5 से ज्यादा व्यक्ति आपके किसी दुकान पर, ज्वेलरी शॉप पर, किसी भी, तो भाई रोबरी डाका तो कहीं भी डल सकता है, बैंक बुक में। तो अब रोबरी के विरुद्ध क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड प्रॉपर्टी। अब देखिए, जब रोबरी होती है, अगेंस्ट रोबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज एंड टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो जब तक रोबरी बनी रहती है, बरकरार रहती है, और जो ऑफेंडर हैं, जो 5 से अधिक लोग हैं जो ऑफेंडर हैं, जो रोबरी करने आए, डाका मारने आए, वो क्या करते हैं, वो या तो कॉज कर देते हैं या फिर अटेम्प्ट, प्रयास करते हैं क्या करने का, कोज टू एनी पर्सन डेथ, किसी व्यक्ति को कोज कर देते हैं डेथ, या अटेम्प्ट, प्रयास करते हैं किसी व्यक्ति को डेथ कोज करने की, मृत्यु कोज करने की, और किसी व्यक्ति को कोज कर देते हैं चोट, या फिर अटेम्प्ट करते हैं हर्ट, चोट कोज करने की, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या कोज कर देते हैं वो रोबर्स किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मतलब उसको एक जगह पर बांध के रख देते हैं और उस व्यक्ति को मूव नहीं करने देते, जहां उसको सरकार ने, जहां उसको लेजिस्लेचर ने राइट दे रखी है कि भाई वो फ्रीली एक डायरेक्शन पर मूव कर सकता है। पर वो रोबर्स क्या करते हैं, एक व्यक्ति को बांध करके किसी कमरे में डाल देते हैं, और उसको क्या किया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी नहीं की, पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया। तो या तो वो रोबर्स एक व्यक्ति पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को बांध के उसको जकड़ के रस्सों में फेंक देते हैं, मतलब वहीं बैंक में, और या फिर उसको ऊपर ऐसा प्रयास करते हैं, तो तब तक भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी बनी हुई है। अब देखिए, और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, और जब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी बना है इन केस ऑफ रॉबरी, जब तक कि आपके ऊपर क्या बना है, सो एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, जब तक कि इंस्टेंट डेथ, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी, एक विक्टिम को यह लग रहा है जिसके ऊपर रोबरी कमिट हो रही है, तो उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी बनी हुई है। और देखिए, और कब तक बनी हुई है, और ऑफ इंस्टेंट हर्ट, या फिर कोई भाई तुरंत अभी ये रोबर्स मेरे को इंस्टेंट चोट दे देंगे, तो अगर आप किसी विक्टिम अक्यूज के ऊपर यह बनी हुई है, तो तब भी उसके ऊपर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू उसके ऊपर एक्सरसाइज करने की अभी राइट कंटिन्यूएंस में। अब देखिए, और ऑफ इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूज, या फिर रोबर्स पर्सनल रिस्ट्रेंट बनाए रख रहे हैं अभी, मतलब पर्सनल रिस्ट्रेंट वही अलग अलग व्यक्तियों को रिस्ट्रेंट, मतलब रस्सों से बांध करके फेंक रहे हैं दूर दूर, ताकि वो उठ ना सके और रोबरी डाका आराम से डल सके। तो तब भी उन व्यक्तियों के पास क्या बन रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड देयर प्रॉपर्टी बरकरार है कंटिन्यूएशन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 का क्लोज डी, अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब आपराधिक घुसपैठ में, और मिसचीफ मैंने बता दिया बहुत बार, मिसचीफ में कब तक बनी रहती है, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक बनी रहती है, जब तक वो अपराधी है, जो ऑफेंडर है, वो कमीशन करता रहता है क्रिमिनल ट्रेसपास, मतलब अपराधी घुसपैठ वो बरकरार रखता है, वो आपके दुकान में, मॉल में, ठीक है, पीवीआर सिनेमा में, मतलब भाई क्रिमिनल ट्रेसपास जो अपराधी घुसपैठ है वो घर में नहीं होती है, वो बिल्डिंग में, मॉल में, जहाँ ह्यूमन डेवलिंग नहीं है, जब व्यक्ति लोग नहीं रहते हैं, वो वहाँ होती है। मतलब किसी ऑफिस में क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकती है, वहाँ हाउस ट्रेसपास नहीं हो सकती। ठीक है, घरेलू घुसपैठ कैसे होगी, क्योंकि वो घर है ही नहीं, वो क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकती है किसी मॉल में, किसी अस्पताल में, किसी स्कूल में, वहाँ क्रिमिनल ट्रेसपास होती है, क्योंकि वहाँ वो ड्वेलिंग हाउस नहीं है। तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब आपराधिक घुसपैठ में, और मिसचीफ में कब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बनी रहती है, टू प्रोटेक्ट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी, सो एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक कि वो अपराधी है, जो ऑफेंडर है, जो अग्रेसर असेलेंट है, वो आपकी प्रॉपर्टी पर, वो रॉन्ग डूअर आपके साथ क्रिमिनल ट्रेसपास बरकरार रखता है और मिसचीफ करना बरकरार रखता है, तो तब तक ही आपके पास वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव थिंग है, कब आप डेथ करने की सोचो उस रॉन्ग डूअर की, कब आप उसको छोटी मोटी चोट देने की सोचो, ये स्विच करती रहती है। 2 मिनट बाद ये लगता है कि भाई ये तो मेरे ऊपर मेरी तो जान लेने वाला है, तो आप क्या करोगे, तो आप उसकी डेथ कर सकते हो। 2 मिनट बाद लगता है अरे चोर तो भाई जो क्रिमिनल ट्रेसपास घर जो अपराधी घुसपैठ करता है, ये तो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा है, तो ये अब आप उसकी डेथ कोज नहीं करोगे, आप उसको थप्पड़ चट्टू मार दोगे। ठीक है, तो इतना ही आपके पास मिलता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव थिंग है कि कमेंसमेंट में तो हो जाता है, पता लग जाता है, जैसे भाई डेंजर आया कमेंस होगी। ठीक है, और जैसे अब कंटिन्यू होती है, जैसे कमेंसमेंट का तो ठीक है भाई, जैसे डेंजर उत्पन्न हुआ वैसे आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई। और कंटिन्यूएंस की बात है, अब कंटिन्यू में तो भाई अब अपराधी, एक ऑफेंडर का अपराध कम से कम भाई मान के चलो कोई रोबरी कर रहा है तो 20-25 मिनट तो लेगा ही, नॉर्मल से नॉर्मल, पूरे घर में पूरे ज्वेलरी शॉप को लूटने में।
तो ये कंटिन्यूअस में पूरी सब्जेक्टिव थिंग है कि भाई कब आप डेथ करने की सोचो उसकी, कब तुरंत ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अब भाई अब डेथ नहीं करनी, अब इसको हट कोज कर दूं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव थिंग है, ये बिल्कुल वाइसली लेनी पड़ती है, ये सोचनी पड़ती है, इसकी कंसिडरेशन करनी पड़ती है। और ये सिर्फ एक वकील ही बता सकता है कि कब कमेंसमेंट से राइट जो कमेंस हुई राइट ऑफ प्राइवेट टू डिफेंड प्रॉपर्टी, वो कब तक कंटिन्यूअस में क्या क्या सीन हुए, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए, इवॉल्व हुए, और कब वो राइट डेथ में बदली, और कब आप वो राइट आप हर्ट में बदल सकते थे, ये एक वकील एडवोकेट ही बता सकता है, या फिर जज जो सजा देने वाला है वो इसकी स्टडी करता है। ठीक है, तो ये कॉमन आदमी को जो एक कॉमन आदमी मान के चलिए एक कॉमन आदमी मान के चलिए एक ज्वेलरी शॉप है गुड़गांव में, कोई भी मान लीजिए XYZ कोई भी मान लीजिए, तो उसमें एक चोर घुस जाता है। उसमें एक चोर क्या करता है, सिर्फ एक मामूली सी जो काउंटर के पास कुबेर देवता की मूर्ति रखी रहती है छोटी सी सुनारों के पास, उसको अपनी जेब में डाल लेता है, और जैसे चलने लगता है तो वो जो मालिक होता है ज्वेलरी शॉप का वो देख लेता है, और उस जो कुबेर देवता की मूर्ति चोरी कर लेता है छोटी सी, उसको गोली मार देता है। तो ये नहीं होना भैया, ये नहीं होना, गोली नहीं मार सकते आप भाई, थिंग भी देखनी पड़ती है। अरे कुबेर की छोटी सी देवता की मूर्ति, चाहे वो सोने की हो चाहे हीरे की हो, लेकिन क्या वो वहां पर बनती थी? क्या आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना पड़ा? आप उसको पकड़ कर 2 थप्पड़ मार सकते हैं। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे वाला, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आपने उस ज्वेलरी शॉप के सुनार ने, उसने तो उसको गोली मार दी, क्या उसके ऊपर सुनार के ऊपर उस चोर ने जिसने कुबेर देवता की मूर्ति चुराई, क्या उसने उस सुनार के ऊपर एप्रीहेंशन बनाया था कि सुनार की डेथ को वो कोज कर देगा, या फिर वो सुनार को ग्रीवियस हर्ट दे देगा? नहीं बनाया था। तो क्यों सुनार ने, ज्वेलरी शॉप के मालिक ने, उस चोर को जिसने कुबेर देवता की छोटी सी मूर्ति चुराई थी उसको गोली मार दी? ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी केस नहीं है। सुनार को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा होकर ही रहेगी, और ये पहले सेक्शन 304 IPC में दी गई थी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा। अब हमें सेक्शन देखना पड़ेगा, भारतीय न्याय संहिता में कौन से सेक्शन में दे दी गई है यह देखना जरूरी है। हाँ, ये हमें सेक्शन 105 में दे दी गई है। सेक्शन 105 में हमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा दे दी गई है सेक्शन 105 में। तब ये वाले टॉपिक आएंगे ना मर्डर वाले, ये तो मेरे को इतने अच्छे से पता है, आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप चुटकियों में बता दोगे कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है। ठीक है, अगर मर्डर बनेगा तो क्या होगा और कल्पेबल होमिसाइड बनेगा तो कहां सजा होगी, चुटकियों में बता दूंगा, एक क्लास में लूंगा और ऐसे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड ऐसे समझा दूंगा, आज तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा ऐसे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 43 का क्लोज ई, अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड वंस प्रॉपर्टी, हाउस ब्रेकिंग केस में जब घरेलू मतलब घर में कोई व्यक्ति ताला तुला तोड़कर, लोग वगैरह तोड़कर, जो कि ओनर है, जो कि स्वामी है, जो कि ऑक्यूपायर है, वो नहीं चाहता कि मेरे घर का कोई ताला तोड़ के घुसे मेरे घर में। और वो सिचुएशन कब उत्पन्न हो रही है? आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, सूर्यास्त हो जाने के बाद और सूर्य उदय हो जाने से पहले, मतलब घंघोर जो नाइट है, रात्रि है, उसमें हो रही है। ठीक है, तो मान के चलिए हाउस ब्रेकिंग होती है किसी घर में, फिर जो ऑक्यूपायर है उसके पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होती है और कब तक कंटिन्यू रहती है? अब देखिए, पढ़ेंगे, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। तो जब से वो बिगन हुआ है, जब से वो शुरुआत हुआ है, और हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू है, मतलब जब तक चोर गया नहीं है, या तो जब तक चोर ताला तुला तोड़ने में बिजी है वहीं कमेंस हुई। और अगर वहीं मालिक ने आके बाहर उसको डंडे मार दिए, उसको थप्पड़ चट्टू मार दिए, उसको लोहे की रोड मार के उसको वहीं सुला दिया, रॉन्ग डूअर को, जो हाउस ब्रेकिंग कर रहा था, जो आपके घर का ताला तुला तोड़कर अंदर आना चाह रहा था, ठीक है, तो वहीं से कमेंस हो जाती है। और अगर वहीं डंडा मार दिया कमेंसमेंट के दौरान ही, तो वहीं आपकी खत्म भी हो जाती है। ठीक है, और कंटिन्यू कब तक रहती है, बनी कब तक रहती है हाउस ब्रेकिंग के केसेस में? वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड प्रॉपर्टी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। अब एक हाउस ब्रेकिंग, भाई एक व्यक्ति मान के चलिए ये घर का गेट है, एक व्यक्ति यहाँ आता है और ताला तोड़ना चालू करता है और ताला तोड़ देता है, तो भाई जैसे ही उसने ताला खोलना नकली चाबी से चालू किया, वही ऑक्यूपायर, जो अंदर ऑक्यूपायर सो रहा है, उसकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी चालू हो गई है। ठीक है, अब उसको आवाज आई ताला खोलने की और वो तुरंत उठ गया। अब इतनी देर में तो चोर ने, रॉन्ग डूअर ने ताला तोड़कर गेट खोल लिया, अब वो अंदर घुस गया। अब जैसे ही वो अंदर घुसा ना, तो वो क्या बन गया? वो बन गया हाउस ट्रेसपास, घरेलू घुसपैठ बन गई। तो जब तक वो घरेलू घुसपैठ अब चल रही है ना कंटिन्यू में, अब वो चोर तरह तरह के कमरों में जा रहा है और ऑक्यूपायर को कहता है, अब वो उस कमरे में चला गया, बाहर से कुंडी मार देता हूँ। ठीक है, तो ऑक्यूपायर को पता है वो उस कमरे में है, तो जैसे उसने कुंडी मारी, एक जो रॉन्ग डूअर था वो हाउस ब्रेकिंग करके घर में घुसा, उसने
हाउस ब्रेकिंग को हाउस ट्रेसपास में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जैसे ही ऑक्यूपायर जो घर का, वो घर की उसकी कमरे की, जिस कमरे में रॉन्ग डूअर घुस गया, उसकी कुंडी बंद करके बाहर आ जाता है ना, वहीं उसकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, अब मान के चलिए जिस व्यक्ति ने हाउस ब्रेकिंग की थी, रॉन्ग डूअर ने, वो अंदर घुस गया है ताला तोड़कर। अब उसने क्या किया, वो अब उसकी हाउस ट्रेसपास की स्टेज चालू हो गई है। तो अब क्या किया रॉन्ग डूअर ने, क्या किया, ऑक्यूपायर जो मालिक था, घर का स्वामी था, जो कि ओनर था, उसके साथ टसल चालू कर दी। अब ओनर में और रॉन्ग डूअर में जिसने हाउस ब्रेकिंग की थी, अब उसका हाउस ब्रेकिंग हाउस ट्रेसपास में बदल चुका है। उनके बीच में टसल चालू हो गई, मतलब लड़ाई चालू हो गई, चिपटम चिपटी चालू हो गई, चिल्लम चिल्ली चालू हो गई है। और अब क्या करता है, तो जब तक कि भाई ऑक्यूपायर के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी बनी हुई है उस केस में, अब वो भी बहुत सब्जेक्टिव थिंग है, कब हाउस ब्रेकिंग हाउस ट्रेसपास बनी, और कब हाउस ट्रेसपास में भाई रॉन्ग डूअर की डेथ भी बन सकती थी, कब हर्ट भी बन सकता था, और कब ग्रीवियस चोट भी पहुंचा सकता था ओनर ऑक्यूपायर। तो ये बहुत सब्जेक्टिव थिंग है, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो अलग अलग केसेस के आते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ भाई पूरा का पूरा कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब कमेंस होता है, मतलब कब उसकी शुरुआत होती है, और कब तक वो कंटिन्यू रहता है, और कब वो एंड होता है। तो एंड की रूट्स हमें कमेंसमेंट से लेके कंटिन्यूएंस में मिलेगा। जैसे ही कंटिन्यूएंस खत्म हुई तो वहां ऑब्वियसली एंड होगा, तो एंड से हमें इसकी इंटरप्रिटेशन मिलती है, कंटिन्यू वर्ड से हमें एंड की इंटरप्रिटेशन मिलती है। कंटिन्यू रही, अब कंटिन्यू भाई कभी ना कभी तो एक ट्रांजैक्शन, एक क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल ट्रांजैक्शन की कभी ना कभी तो सीमा खत्म होगी भाई। मान के चलिए कोई किडनैपिंग है, कोई हाउस ट्रेसपास है, ठीक है, तो एक व्यक्ति ने किसी को बंधक बना लिया घर में और उसी के घर में मौज मारा 10 दिन तक, तो क्या 10 दिन तक ऑक्यूपायर की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड प्रॉपर्टी बनी रहेगी? यस, बनी रहेगी। अगर एक व्यक्ति हाउस ब्रेकिंग करता है, ताला तुला तोड़कर अंदर घुस जाता है घर के, तो जैसे ही वो अंदर घुसा उसने हाउस ट्रेसपास कर दिया, घरेलू घुसपैठ कर दी, और उसने ऑक्यूपायर को बंधक बना लिया मतलब उसको कन्फाइनमेंट में रख दिया, तो और वो 10 दिन तक उसके घर में रह रहा है, बढ़िया आराम से सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है घर में, बढ़िया, वही 5 स्टार घर में घुसा होगा। अब क्या 10 दिन तक भी ऑक्यूपायर की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हिज प्रॉपर्टी बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है। 10 दिन में भी अगर उसकी कंटिन्यू है, कमेंसमेंट कब हुई थी? 10 दिन पहले। हाउस ब्रेकिंग कब चालू हुई थी? ताला तुला कब खोलना चालू किया था उसने, रॉन्ग डूअर ने? 10 दिन पहले। अब वो मौज कब तक मार रहा है ऑक्यूपायर को बंधक बना के, मतलब उसको रस्सी रुस्सी बांध के उसको बंधक बनाया ऑक्यूपायर को, जो मालिक था घर का। अब वो 10 दिन तक उसके घर की सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है रॉन्ग डूअर, तो 10 दिन, अब हाउस ब्रेकिंग तो 10 दिन पहले चालू हुई थी, पर अब ऑक्यूपायर को उसने बंधक बना लिया और 10 दिन तक वो उसके घर के मजे ले रहा है, बढ़िया किचन में बढ़िया पिज्जा पूजा बना के खा रहा है। तो उस ऑक्यूपायर के पास उस व्यक्ति के लिए, रॉन्ग डूअर के लिए 10 दिन तक भी कंटिन्यू रह सकती है। ये बहुत सब्जेक्टिव थिंग है। अब 10 दिन तक भी अगर उसको मौका मिला ना ऑक्यूपायर को कि भाई इस व्यक्ति की क्या कर दूं, मैं डेथ कोज कर दूं, तो वो कर देगा ना, तो उसके ऊपर केस तो होगा, पर उसको डिफेंस मिल जाएगा। किसका डिफेंस मिल जाएगा? अगर उसने डेथ कोज की तो किसका मिल जाएगा? सेक्शन 41 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि उसने अगर रॉन्ग डूअर की मृत्यु की तो 41, रॉन्ग डूअर को मृत्यु की, ग्रीवियस चोट दी तो 41, अगर उसने रॉन्ग डूअर को ग्रीवियस चोट या मृत्यु नहीं दी, कुछ सिंपल सी चोट दी, हर्ट दिया सिर्फ, तो 42 लगेगा उसके ऊपर, उसको डिफेंस मिल जाएगा घर के ऑक्यूपायर को, जिसको एक रॉन्ग डूअर ने बंधक बना के मतलब घर में बांध दिया था। और कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताई दिया, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 43 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मरक्षा का अधिकार यूज करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, क्या आप इनोसेंट व्यक्ति की, एक निर्दोष व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर कोई खतरा नहीं बनाया हो, क्या आप उसकी जान ले सकते हो? तो ये हमें सेक्शन 44 भारतीय न्याय संहिता ने क्लियर कर रखा, जो कि सेक्शन 106 था हमारा आईपीसी में। अब देखिए सेक्शन 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में पढ़ने वाला हूं इंडेक्स से। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट। अब क्या आत्मरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध? आपके ऊपर डेडली असोल्ट हुआ, मतलब घातक जानलेवा हमला हुआ है, when there is risk of harm to innocent person। और आप अगर अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर बॉडी आप यूज करोगे, टू प्रोटेक्ट, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडली असोल्ट से आप यूज करोगे, पर एक रिस्क है कि भाई रिस्क क्या है कि आप जैसे आत्मरक्षा का अधिकार यूज करोगे, अपना प्रयोग में लाओगे, तो एक इनोसेंट व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति की भी जान जा सकती है। अब मान के चलिए निर्दोष व्यक्ति अग्रेसर असेलेंट के बिल्कुल साइड में खड़ा है, तो आप क्या निर्दोष व्यक्ति की जान ले सकते हो? तो यही हमें सेक्शन 44 भारतीय न्याय संहिता का क्लैरिफिकेशन कर देगा। अब देखिए, if the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be situated dead, he cannot effectually exercise that
right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk, कि भाई वो अब गुजर जाएगा, इनोसेंट व्यक्ति को की मौत के घाट उतार देगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझाता हूँ। सेक्शन 44 की बॉडी को बहुत प्यारी तरह समझाऊंगा, इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, वो उससे और भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से बन जाएगी। सेक्शन 44 भारतीय न्याय क्षेत्र। अब देखिए, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब एक्सरसाइज हो रहा है आत्मरक्षा का अधिकार अगेंस्ट एन असोल्ट, और किसके विरुद्ध एक्सरसाइज हो रहा है? अगेंस्ट एन असोल्ट। एक असोल्ट, जो कि असोल्ट होता है भाई मारा पीटी हमला, मतलब आपराधिक हमला, उसके विरुद्ध, मतलब सीधी सीधी ये बात किसी करा है, किसकी करा है? सीधी सीधी असोल्ट की बात करा। असोल्ट कहाँ होता है? तो बॉडी पर होता है। तो ये सीधा सीधा सेक्शन किससे कनेक्टेड है? ओनली बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है, ना कि प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए इसके साइड में, या आप इसके साइड में लिख लीजिए, बॉडी बार बार कोई बताने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब एक्सरसाइज करते वक्त आत्मरक्षा का अधिकार अगेंस्ट एन असोल्ट, और किसके विरुद्ध आप आत्मरक्षा का अधिकार एक्सरसाइज कर रहे हो? किसके विरुद्ध आप आत्मरक्षा का अधिकार एक्सरसाइज कर रहे हो? एक असोल्ट के विरुद्ध। असोल्ट क्या होता है भाई? कोई मारपीट, कोई डर, कोई हमला मान लीजिए, असोल्ट हमला होता है। आप देखिए, विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, और जो आपके ऊपर हमला हुआ है ना, वो एक रीजनेबल कारणवश एप्रीहेंशन, डर पैदा कर रहा है कि इस हमले से मेरी मृत्यु ही हो सकती है, मेरी डेथ ही हो सकती है। अगर अग्रेसर असेलेंट ने अपना हमला पूरी तरह से कमिट करके कंप्लीट कर दिया ट्रांजेक्शन, तो मेरी मृत्यु हो सकती है। अब मान के चलिए, तो क्या होगा? आप देखिए, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right, तो अब जो डिफेंडर है, एक व्यक्ति के ऊपर असोल्ट किया किसी अग्रेसर असेलेंट ने। अब मान के चलिए मेरे ऊपर किसी अग्रेसर असेलेंट ने असोल्ट किया, और मेरे को एकदम से रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा कि भाई अगर मैं इस असोल्ट का जवाब नहीं दूंगा ना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करके, तो मेरी मृत्यु ही कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा। तो लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में मैं डिफेंडर हूं, मैं अपने बॉडी को बचाऊंगा उस असोल्ट से। तो मैं अब लेजिस्लेचर क्या कह रहा है, एक सिचुएशन बना रहा है कि भाई डिफेंडर एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो अफेक्चुअली जिस हद से वो कर पाता ना अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल, उस हद से वो कर नहीं पा रहा है। और वो क्यों कर नहीं पा रहा? आप देखिए क्यों नहीं कर पा रहा है। विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, भाई वो उस हद तक अपनी राइट, मैं उस हद तक अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल तो कर देता, पर अग्रेसर असेलेंट के बगल बगल में कोई इनोसेंट व्यक्ति भी खड़ा है। ठीक है, इनोसेंट व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति भी खड़ा है, जिसको कि अग्रेसर असेलेंट ने या तो अपने काबू में लिया हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है, पर या तो वो उसके साइड में खड़ा है, आजू बाजू खड़ा है, वो इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। पर एक सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है कि भाई या तो मैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करूंगा एक्चुअली उस हद तक, अगर कि वो इनोसेंट व्यक्ति नहीं होता तो मैं अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल आराम से इस्तेमाल करता, उस व्यक्ति को उस जैसा वो हमला कर रहा है उसके मुताबिक ही जवाब देता। लेकिन अब अग्रेसर असेलेंट के पास, जो असोल्ट कर रहा है, उसके पास एक निर्दोष व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये मान के चलिएगा सिचुएशन है, तो मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना उस हद तक इफेक्चुअली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या होगा? अब देखिए, हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो अब डिफेंडर के लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, जो मेरे ऊपर एक व्यक्ति असोल्ट कर रहा था ना, और उस असोल्ट जो कर रहा था व्यक्ति अग्रेसर असेलेंट, उसके पास कोई इनोसेंट व्यक्ति खड़ा हुआ था। अब तो लेजिस्लेचर मेरे को क्या छूट दे रहा है, देखिए कितनी छूट दे दी है कि हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो हिज वर्ड लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा डिफेंडर जो जिसके ऊपर असोल्ट हो रहा है उसके लिए है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर असोल्ट हो रहा है वो अपने आत्मरक्षा का अधिकार कहां तक एक्सटेंड, कहां तक ले जा सकता है? देखिए, टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क, कि वो इनोसेंट व्यक्ति को भी रिस्क, खतरे में डाल सकता है, वो उस इनोसेंट व्यक्ति को भी हार्म, चोट, ग्रीवियस चोट, उसकी मृत्यु तक भी कोज कर सकता है। ये साफ साफ हमें सेक्शन 44 भारतीय न्याय क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो जो इसमें हिज दिया गया है, इस पे आप हिज पे एरो मार के लिख लीजिए डिफेंडर जो अपने आप को, अपनी बॉडी को असोल्ट से डिफेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अब इसका एक इलस्ट्रेशन समझे जिसको आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई इनोसेंट व्यक्ति अग्रेसर असेलेंट के पास क्यों खड़ा था, और डिफेंडर उस इनोसेंट व्यक्ति की क्यों जान ले रहा है ताकि वो बच सके। ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है। आप देखिए इलस्ट्रेशन, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। अब एक भाई साहब ए है जिसको की जिस पर की भीड़ हमला कर देती है, और वो भीड़ का क्या मोटिव है? सीधा सीधा उसको मर्डर करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए। मतलब एक भीड़, एक सुअरों की टोली, एक गुंडों की टोली, एक व्यक्ति ए है उसके ऊपर हमला कर देती है। मतलब एक मॉब, एक भीड़ ए पर हमला कर देती है, और सिर्फ क्या करने के लिए? अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, उसके हत्या का प्रयास करने के लिए। अब देखिए, ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। तो वो जो ए है वो ऐसी सिचुएशन फंसा हुआ है कि इतने सारे पब्लिक आ रही है सामने से और ए खड़ा है, वो इफेक्चुअली उस हद तक अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो फायर करे, और किस किस को लगेगी वो उसको पता नहीं। अब देखिए, एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्किंग ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। अब देखिए, अब
अब जो ए है जिसके ऊपर मॉब हमला करने आ रही है, जिसको कि मौत के घाट उतारने आ रही है, अब मान के चलिए सामने से मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूं और हमारे घर के सामने बिल्कुल एक गली है, तो वहां से 100 लोग भगे हुए आ रहे हैं और मेरे पास गन भी है। मेरे पास मान के चलिए मैं बहुत बड़ा नेता हूं मान के चलिए फॉर एग्जांपल, और मेरे पास 2-3 गन मैंने जो कार्बाइन AK-47 लेके खड़े मेरी सिक्योरिटी में, कोई मान के चलिए, तो मैं क्या कहता हूँ, अब मॉब उनको देखता है, मॉब मेरे को देखता है और मैं मॉब को देखता हूँ, अरे तो मेरे को मारने आ रहे हो, मेरी डिस्टेंस उनसे कितना है, मान के चलिए 50 फीट दूर है, तो मैं अपने बॉडीगार्ड्स को क्या कहता हूँ, शूट। तो वो बॉडीगार्ड्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई मॉब को शूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मॉब के साथ साथ जो साइड में हमारे घर के साइड में जो बहुत सारे और घर हैं, गली के सामने और सारे घर हैं, उनके बच्चे भी साथ साथ में लगे हुए हैं। अब अगर गोलियां चलाएंगे तो सीधी सीधी उन बच्चों को भी लग सकती है, तो वो बच्चे क्या हुए, यहाँ इनोसेंट पर्सन हुआ। तो भाई तो लेजिस्लेचर क्या कह रहा है, आप देखिए क्या कह रहा है, ए कमिट्स नो ऑफेंसिव बाय फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया अगर उसने मॉब पर गोली चलाई, भीड़ पर गोली चलाई, और साथ में जो बच्चे उच्चे खड़े होते, जो मिंगल उनमें मॉब में मिल चुके थे, मतलब वो इंटेंशनली मिल नहीं चुके थे, वो खेल रहे थे। अब वैसे मॉब भीड़ भगी आ रही है एक ही तरफ मारने के लिए, तो अब भाई ए ने गोलियां चला दी मॉब के ऊपर। अब थोड़े बहुत बच्चों को छर्रे छुर्रे जो ये गोलियों के जो थोड़े बहुत निशान उशान जो छू कर निकल जाती, वो हो गया। तो ए ने यहाँ कोई भी अपराध कमिट नहीं किया। तो यही कह रहा है कि भाई वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, अपने आत्मरक्षा के अधिकार, अपनी बॉडी को बचाने के लिए इस कदर इफेक्चुअली वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा पड़ा है कि वो सिचुएशन कैसी है कि भाई मॉब आ रहा है और मॉब के साथ उसकी गली गुली के बहुत सारे बच्चे भी मिंगल्ड हैं। वो मिंगल क्यों है, क्योंकि वो गली में खेल रहे थे, उनको क्या पता भाई मॉब आएगा और एक को मारेगा। तो अब मॉब आ रहा है, मतलब मान के चलिए कोई 10 लोग आ रहे हैं, भाई 10 लोग आ रहे हैं, वो भीड़ हो जाती है, वो मॉब हो जाता है। तो 10 लोग आ रहे हैं, अब 10 लोग भगे आ रहे हैं एक के घर के सामने, और ए खड़ा है और ये देख रहा था भाई मॉब आ रहा है, और उनकी इंटेंशन साफ दिख रही है, वो बड़े जो छुरे होते हैं तलवार उलवार लेके आ रहे हैं और ये आज मेरी मृत्यु करेंगे। तो लेकिन ये क्या देखता है, अरे अगर मैं गोली चलाऊंगा तो इनके मॉब के बिल्कुल अगल बगल में मेरी लोकेलिटी के बच्चे भी मतलब मिंगल्ड है, मतलब ये उनको बाईपास करके हटा उठा के आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, क्या अब वो मॉब जब ए के पास हमला कर देगी आके, तब वो अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करेगा? इतना तो उसका टाइम चलेगा, वो तो ऊपर चलेगा, उसके तो चांद की तरफ पैर हो जाएंगे। नहीं, अब वो लेजिस्लेचर उसको ए को इतनी छूट दे रहा है कि भाई वो गोली चला देगा, और मॉब को गोली लगी तो ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। अगर उन बच्चों को भी लगी ना गोली, जो उसकी लोकेलिटी के उनके साथ मिंगल हो गए थे, मतलब वो घुल मिल गए थे, कैसे घुल मिल गए थे, भीड़ में घुल मिल गए थे, अब उन बच्चों को भी अगर गोली छू कर चली गई, उनके माँ बाप ने ए के ऊपर केस करवाया कि इसने हमारे बच्चों को गोली छू कर निकल गई, इसने हमारे बच्चों को अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, तो ए को यहाँ पूरे का पूरा डिफेंस मिलेगा। और कौन से सेक्शन का डिफेंस मिलेगा? सेक्शन 44 भारतीय न्याय संहिता का ए को पूरा का पूरा डिफेंस मिलेगा। वो क्या बताएगा, जी मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि मॉब मेरे को मारने आ रहा था, मेरा मर्डर अटेम्प्ट करने आ रहा था, तो और मैं ऐसी सिचुएशन था कि मेरी लोकेलिटी के बच्चे भी इस मॉब के साथ मेरे को घुले मिले हुए दिखाई दिए। तो मैंने क्या सोचा, मेरी सेंसेस ने क्या किया, भाई मेरे मरने से बढ़िया है तो मैं इन मॉब की तरफ शूट कर देता हूँ। और जैसे मैंने मॉब की तरफ शूट किया, भाई 2-4 गोलियां मॉब को लगी, 1-2 गोलियां बच्चों को भी लगी, पैर पूर में छू के निकल गई। पर उसकी इंटेंशन नहीं है मारने की, वो तो बस अपने आप को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है। भाई उसको अपनी जान बचानी है, उसको इंटेंशन नहीं है। क्या इसको इंटेंशन है कि मॉब में से कौन सा व्यक्ति है जो मेरे को हिट करेगा, उसको ही मारना है मेरे को? नो, इंटेंशन इसमें मिसिंग है, नॉलेज में इसमें मिसिंग है। बस इसमें क्या आ रहा है, बस वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो अपनी राइट को उतनी इफेक्चुअली तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है जो कि वो कर पाता अगर वो ऐसी सिचुएशन में ना फंसता। तो ये सीधा हमारा सेक्शन 44 भारतीय न्याय संहिता का पूरा हुआ, जो कि मैंने इसकी एक इलस्ट्रेशन भी आपको करवाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। पेपर में इससे ही क्वेश्चन, पीटीई एग्जामिनेशन में इससे ही क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखने को मिला है। सीधी यही वाली इलस्ट्रेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कौन सा वाला सेक्शन है, तो सीधा लगा के आ जाना ये इनोसेंट पर्सन वाला सेक्शन है। तो सेक्शन 44 की मैं दोबारा इंडेक्स पढ़ता हूँ, फिर आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा। बॉडी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, इंटरप्रिटेशन, तो मैं सेक्शन 44 का इंडेक्स दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट। अब आपके ऊपर एक डेडली, एक जानलेवा, घातक, मतलब एक हमला हुआ है, तो क्या आपके पास अधिकार है आत्मरक्षा का? When there is a risk of harm to innocent person। अब उस डेडली असोल्ट का जवाब देने के चक्रों में, मतलब आज हम आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग में लाओगे, एक्सरसाइज करोगे, उस डेडली असोल्ट से बचने के लिए, उस डेडली हमले से बचने के लिए, उस जानलेवा हमले से बचने के लिए, तो क्या उस रिस्क
तो आप क्या रिस्क खतरा ले सकते हो कि एक इनोसेंट व्यक्ति को भी आप जब डेडली असॉल्ट से अपने आप को प्रिवेंट करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, आप डिफेंड करोगे, तो क्या आप डिफेंड करने के चक्रों में क्या किसी इनोसेंट व्यक्ति को भी हार्म कोई कोज कर सकते हो क्या? तो इसमें क्या कहता है भाई, बिल्कुल कर सकते हो। सेक्शन 44 की बॉडी हमें सीधी सीधी बताती है, बिल्कुल एक इनोसेंट व्यक्ति को अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि भाई इनोसेंट व्यक्ति को भी हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है, या एक इनोसेंट व्यक्ति को चोट लग सकती है, या फिर मॉब को भी चोट लग सकती है, मतलब रॉन्ग डूअर को, अग्रेसर असेलेंट को भी चोट लग सकती है। तो इसमें चोट का मतलब चोट है, तो क्या इस चोट में हम इंप्लाइड ले सकते हैं क्या इनोसेंट व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है? यस, इनोसेंट व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि भाई या तो हमलावर ही मरेगा, और हमलावर का मरना तो निश्चित है, लेकिन खतरा है एक इनोसेंट व्यक्ति को कि भाई हमलावर को भी गोली लग सकती है, वो मॉब मेरी तरफ, भीड़ मेरी तरफ भागी आ रही है और उसके साथ मिंगल हो गए हैं बहुत सारे मेरी लोकेलिटी के बच्चे, तो आपको वो रिस्क रन करना है। आप गोलियां चला दोगे अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है? तो ये हमारे लेजिस्लेचर ने हमें पूरी छूट दी हुई है, ठीक है? ये हमारा सेक्शन 44 भारतीय न्याय संहिता का पूरा हुआ। तो अब ये एक और इसमें एग्जांपल देता हूं कि इनोसेंट व्यक्ति की जान क्या आप जब भी ले सकते हो जब आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है, कि बिल्कुल आपकी क्लैरिफिकेशन है कि भाई हाँ, अगर मैं यहाँ से शूट करूंगा, जो व्यक्ति मेरे को मारने रहा तलवारें लेके, मान के चलिए कोई गैंग मेंबर्स मान के चलिए 5 गैंग मेंबर्स हैं, ठीक है? वो भी भाई अपनी गन्स वगैरह लेके आ रहे हैं आपको मारने के लिए, वो दूर से भगे हुए आ रहे हैं, और आपके पास क्या है, आपके पास एक AK-47 है, या फिर कोई स्टेन गन वगैरह टाइप है, कोई ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिससे आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट योर बॉडी आप इस्तेमाल करोगे। तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 10 व्यक्ति भाई पूरे 5-5 फीट के डिस्टेंस पे हैं, और उन 10 व्यक्ति को 5-5 फीट के डिस्टेंस पे है, तो उनके पीछे आपकी लोकेलिटी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर वो देखने हुए आ गए, अरे इतने लड़ाकू, इतने गैंगस्टर लोग हमारी सोसाइटी में मिस्टर ए को मारने आए हुए हैं, तो वो अपने गेट से जैसे सर बाहर निकालते हैं उसको देखने आए हुए हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, जो व्यक्ति 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10 सारे व्यक्तियों के 5-5 फीट का डिस्टेंस है, और वो आपकी तरफ भगे आ रहे हैं, तो आप उनको गोली वैसे भी मार सकते हो। तब आपके पास कोई भी वो नहीं है कि आप इनोसेंट व्यक्ति की जान लो, भाई वो पीछे खड़े हैं। अगर आपने फिर गलती से क्या, आपकी इंटेंशन तो है नहीं, आपको तो मॉब को शूट करना, तो 10 गुंडे आपको मारने आ रहे हैं, तो अगर बीच में से गोली जाके किसी छोटे बच्चों को, किसी व्यक्ति जो आपके लोकेलिटी का है उसको लग जाती है, तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये क्या है भाई, आपको वाइसली इस्तेमाल करना है। एक आम व्यक्ति की जिंदगी आपको ऐसे ही रन नहीं कर देनी, मतलब आप अपने आत्मरक्षा का अधिकार यूज कर रहे हो, और आम व्यक्ति की जिंदगी आप क्यों रिस्क में ले रहे हो? जब 5-5 फीट का डिस्टेंस है, तो आप अपनी इस राइट को वाइसली इस्तेमाल कर रही है, ठीक है? तो यहाँ गोल्डन स्केल आप इस्तेमाल कर सकते हो भाई, पूरा 5-5 फीट का डिस्टेंस है उनके बीच में, तो चुन कर गोलियां मारिए, क्यों इनोसेंट व्यक्ति की जान लेनी? ना इनोसेंट व्यक्ति उनके पीछे मिंगल्ड है, ना कहीं दूर दूर तक उनके साथ खड़े, वो तो पीछे से अपने घरों में से झांक के देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में आज क्या गैंगवार होने वाला है, तो आप उन इनोसेंट व्यक्ति को नहीं मार सकते, ठीक है? तो यहाँ आज हमारा सेक्शन 44 पूरा होता है। अब हम जो मैंने बताया था कि अबैटमेंट अगर बचेगा तो टाइम, तो डेफिनेशन करवा दूंगा, लेकिन 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो डेफिनेशन अब अबैटमेंट का टॉपिक, अब हम कल से चैप्टर 4 चालू करेंगे भारतीय न्याय संहिता का, जो कि अबैटमेंट के बारे में बताता है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के बारे में बताता है, और अटेम्प्ट के बारे में, प्रयास के बारे में बताता है, ठीक है? तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है, जिसमें मैंने सेक्शन 41, 42, 43, 44 ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड प्रॉपर्टी के बारे में पूरा का पूरा समझा दिया। आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए क्या क्या आपके पास आत्मरक्षा के अधिकार हैं, और सिर्फ कौन से केसेस में होते हैं? TMRC, ये एब्रीविएशन याद कर लीजिए, थेफ्ट, मिसचीफ, रोबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, और इनकी एग्रावेटेड फॉर्म पूरी वीडियो देखोगे जब पता लग जाएगी थेफ्ट, मिसचीफ, रोबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास की एग्रावेटेड फॉर्म कौन सी है, ठीक है? तो यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है, जो कि मैंने सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 44 भारतीय न्याय संहिता के पूरे इन डिटेल डीप इंटरप्रिटेशन में आपको समझा के बताए, विद रेलिवेंट केस लॉज एंड लैंडमार्क जजमेंट के साथ, ठीक है? अब हम कल से चालू करेंगे सेक्शन 45 के आगे वाले, ठीक है? तो हमारी यही भारतीय न्याय संहिता की आज की क्लास खत्म होती है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, दिस इज द मैरिड लॉ ग्रुप, थैंक यू, बाय बाय।